स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक जो है सिकंदर के आक्रमण से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय इतिहास में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर के आक्रमण का एक टॉपिक आता है। ये आक्रमण जो है 326 बीसी के आसपास भारत में रिकॉर्ड किया गया है। तो इस आक्रमण से संबंधित ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में 326 बीसी में 326 बीसी में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जो है ये मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया यानी मॉडर्न ग्रीस का राजा था, जिसने यूरोप से अपने इन्वेजन स्टार्ट किए। सेंट्रल एशिया को जीतते हुए ये भारत में आया है। ये जो है भारत में नॉर्थ या नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में यानी उत्तर पश्चिमी भारत में इसने भारत में प्रवेश किया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसने अपनी आक्रमण किए हैं। ये आक्रमण जो है इसके खैबर पास यानी खैबर दर्रे के अंदर से उसने एंट्री की है। खैबर दर्रे से वो आया था भारत में और उसने उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भारतीय राजाओं को उसने डिफीट किया था। तो 326 बीसी यानी एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है भारतीय इतिहास में 326 बीसी। 326 बीसी से भारत में जो एज या कालक्रम का निर्धारण है उसमें सहायता मिलती है। यानी सिकंदर के आक्रमण के कारण जो उसका हमें आधार मिला है कि उसने 326 में भारत में आक्रमण किया था, इससे भारत में तिथिक्रम निर्धारित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो सिकंदर के आक्रमण का जो हमें रेफरेंस मिलता है, जो इसका बेस मिलता है, वो ग्रीक और रोमन राइटर से मिलता है। यानी जो यात्री आते हैं यूनान के और रोमन यात्री, उन्होंने लिखा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ग्रीक और रोमन राइटर ने ही सिकंदर के आक्रमण का जो वर्णन किया है किताबों में, उसी से हमें जानकारी मिलती है। यानी मेन सोर्स आएगा ग्रीक और रोमन, जबकि नो इंडियन रेफरेंस यानी भारतीय हिस्टोरियन ने इसके बारे में कोई घटना या कोई कालक्रम नहीं लिखा है। यानी भारतीय इतिहासकारों ने इस घटना या इन युद्धों के बारे में जानकारी नहीं दी है। सिर्फ हमें दो राइटर या दो प्रकार के रेफरेंस मिलते हैं, ग्रीक रेफरेंस मिलते हैं और रोमन रेफरेंस मिलते हैं। अब आता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है 326 बीसी में भारत में हुआ है। इस समय 326 बीसी में भारत में नंद एम्पायर थी। यानी नंद एम्पायर जो है भारत में उस समय थी, नंद साम्राज्य था। नंद साम्राज्य का उस समय भारत में जो राजा था उसका नाम था घनानंद। यानी भारत में घनानंद का राज्य था 326 बीसी के आसपास। तो सिकंदर का आक्रमण जो है भारत में 326 से 325 बीसी के आसपास हमें दिखाई देता है। ये आक्रमण जो है सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। यानी अगर हम देखें तो सिकंदर के आक्रमण जो है भारत के पश्चिमी भारत में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट में था और इसमें यानी पश्चिमी भारत में जो वर्तमान पंजाब है उस क्षेत्र में ही आक्रमण किए गए थे। सबसे पहला जो आक्रमण हमें दिखाई देता है सिकंदर ने, जो पहला आक्रमण दिखाई देता है वो दिखाई देता है आम्बी के खिलाफ। यानी एक राजा था भारत का आम्बी, तो आम्बी राजा के खिलाफ उसका हमें आक्रमण दिखाई देता है। तो सिकंदर ने आम्बी को डिफीट किया और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आम्बी ने सिकंदर के साम्राज्य को स्वीकार कर लिया और उसके अधीन ही उसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो आम्बी जो राजा था वो इंडस और झेलम यानी इंडस नदी, सिंधु नदी और झेलम के बीच में इसका साम्राज्य था। तो आम्बी जो है सबसे वेस्ट में था, इंडस और झेलम के बीच में। तो सिकंदर ने आम्बी को सरेंडर करा दिया और अपने अधीन जो है इसने अपनी एम्पायर के अधीन इसे कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम यानी
जो नेक्स्ट राजा है वो आता है पोरस। पोरस जो राजा है वो सबसे महान था, जिसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ है। पोरस जो है ये झेलम और चेनाब दो नदियों के बीच इसका राज्य था। झेलम नदी आएगी और चेनाब, झेलम और चेनाब के बीच में एम्पायर थी पोरस की। तो पोरस जो है उस समय काफ़ी बहादुर राजा था। तो सिकंदर और अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ है 326 बीसी में। अब ये बैटल जो है, यानी ये युद्ध जो है, इसे हम झेलम का युद्ध भी कह देते हैं। बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध कह देते हैं। जबकि झेलम का एक नाम हमें मिलता है वितस्ता। जो संस्कृत में नाम मिलता है झेलम का वो वितस्ता मिलता है। तो इसे बैटल ऑफ वितस्ता भी कह सकते हैं। जो ग्रीक रेफरेंस है, यानी ग्रीक राइटर ने इस बैटल का नाम दिया है हाइडेफस। हाइडेफस जो है इस युद्ध को कहा है, यानी जो ग्रीक राइटर हैं वो झेलम नदी को हाइडेपस रिवर कहते थे। तो बैटल ऑफ हाइडेपस जो है ये झेलम नदी के नाम से ही उन्होंने रखा था। तो इस युद्ध का नाम हमें अलग अलग मिलता है। झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं, वितस्ता का भी कह सकते हैं, और हाइडेपस का भी इसे युद्ध कह सकते हैं। इस बैटल में अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट किया है, यानी पोरस की हार हुई थी, पोरस डिफीट हुआ है यहाँ। परंतु सिकंदर ने उसे माफ कर दिया था और उसकी एम्पायर जो है, यानी सिकंदर ने पोरस की एम्पायर उसे वापस लौटा दी थी और उसे राजा बना दिया था दोबारा। तो पोरस हारा जरूर था परंतु उसका साम्राज्य जो है बना रहा और सिकंदर उससे इम्प्रेस हुआ, उसकी वीरता से इम्प्रेस हुआ और उसको उसका राज्य जो है वापस कर दिया था। तो यानी इस युद्ध में पोरस के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी युद्ध के बाद, परंतु विजेता जो है वो सिकंदर ही था, अलेक्जेंडर ही इस बैटल का विजेता था। तो इसके बाद जो है सिकंदर ने नेक्स्ट आक्रमण किए, उसकी आर्मी जो है आगे बढ़ती रही, परंतु व्यास रिवर यानी व्यास नदी के पास, व्यास नदी के पास जो है उसकी आर्मी जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। यानी सिकंदर की आर्मी जो है रिवर जो थी व्यास, लास्ट रिवर आएगी व्यास, उस नदी तक उसने युद्ध किए हैं और व्यास नदी के बाद उसकी आर्मी जो है वहाँ से लौट गई थी, रिट्रीट कर गई थी और आगे बढ़ने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया था। इतिहास में एक रेफरेंस मिलता है कि व्यास रिवर के ईस्ट में, यानी व्यास नदी के पास जो राज्य था वो घनानंद का था। घनानंद जो है वो पाटलिपुत्र बिहार का राजा था, तो उसकी एम्पायर जो है, घनानंद का राज्य जो है काफ़ी बड़ा था, तो उसकी सीमाएं जो है व्यास रिवर तक आती थी। तो सिकंदर ने एक बड़े राजा से युद्ध करना जो है ना करना भलाई समझा और अपनी सेनाओं को वापस ले गया। एक दूसरा कारण दिखाई देता है यहाँ पर, वो कारण है आर्मी का, यानी सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि लगातार कई सालों से सिकंदर की सेना जो है लगातार युद्ध करती आ रही थी, तो उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और घर लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो सिकंदर ने पीछे लौटना ही उचित समझा और व्यास नदी से उसने अपने राज्य को या अपने आक्रमणों को रोक दिया, उसके आगे उसने आक्रमण नहीं किया है। तो सिकंदर जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि किस नदी तक आया है, तो लास्ट नदी जो है व्यास रिवर है। व्यास रिवर तक उसने अपने अटैक किए थे, वहाँ तक आया है, इसके आगे उसने जाना उचित नहीं समझा था। फिर उसके बाद उसने वापस लौटने का इरादा किया, तो वो जो है सिंध क्षेत्र में, यानी सिंध क्षेत्र के अंदर से निकला है, सिंधु नदी के आसपास। तो उसने अंतिम आक्रमण जो है पाटल में किया है। एक रेफरेंस मिलता है पाटल क्षेत्र का, जो सिंध क्षेत्र में था, पाटल में आक्रमण किया और इसको जीता उसने। उसके बाद जो है सिंध से सिकंदर जो है वापस लौट गया, यानी वो जो है इराक में बेबीलोन, इराक में उसने अपने राज्य बेबीलोन में लौटने का प्रयास शुरू कर दिया। तो अंतिम रूप से वो सिंध में रहा, पाटल में उसने आक्रमण किया, जीता उसे। उसके बाद उसने पैदल रास्ते से सिकंदर ने
इराक की तरफ रास्ता नाप दिया, यानी इराक की तरफ चलने लगा वो। तो बेबीलोन 324 बीसी में, 324 बीसी में उसकी मृत्यु जो है बेबीलोन में होती है। बेबीलोन जो है ओल्ड नेम आता है इराक का। इराक का ओल्ड नेम है, जहां पर अलेक्जेंडर की डेथ होती है, यानी उसकी मृत्यु जो है वो इराक में 324 बीसी में होती है। तो सिकंदर जो है 326 बीसी में आया और 325 के आसपास वो भारत में रहता है। उसके बाद वो बेबीलोन चला जाता है, यानी इराक चला जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में उसने कुछ और भी कार्य किए थे, जैसे उसने 2 शहर, यानी उसने 2 शहरों की स्थापना की है। पहला नगर आता है निकया, एक शहर उसने बसाया था निकया, और दूसरा आता है बुक्काफेला। बुक्काफेला और निकया, ये 2 नगरों की स्थापना उसने की थी। सिकंदर के घोड़े का नाम जो है बुक्काफेला था, तो उसने अपने घोड़े के नाम से, उसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े की, तो अपने घोड़े के नाम से उसने एक शहर स्थापित किया था बुक्काफेला। और निकया जो है उसने विजय के स्वरूप, यानी जो विक्ट्री भारत में की है उसकी विजय की स्मृति के रूप से उसने निकया शहर को स्थापित किया था। तो निकया और बुक्काफेला जो है 2 नगरों की स्थापना की थी भारत में अलेक्जेंडर ने। तो सिकंदर के आक्रमण जो हैं भारत में 326 बीसी में मिलते हैं। जो ग्रीक राइटर हैं वो इसकी जानकारी देते हैं, रोमन राइटर इसकी जानकारी देते हैं। वो भारत में बताते हैं कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद एक राजा आया था जिसका नाम था सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। यानी उन रेफरेंस से हमें पता चलता है कि भारत में सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस एक राजा का नाम मिलता है, जिसको ग्रीक लोगों ने सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा है। तो अब ये पता नहीं चलता था कि ये सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस किस राजा का नाम है। तो विलियम जोन्स एक राइटर हैं जिसने रिसर्च की और बताया कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो हैं ये चंद्रगुप्त के ही नाम हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। तो उससे, यानी विलियम जोन्स ने जब बताया कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो हैं चंद्रगुप्त के ग्रीक नेम हैं, ये भी याद रखना है हमें कि ये ग्रीक नेम हैं जो ग्रीक राइटर ने चंद्रगुप्त को दिए हैं। अब उसने बताया कि 326 के बाद, यानी 326 बीसी के बाद भारत में एक एम्पायर आई जिसका राजा जो है चंद्रगुप्त था, और इस एम्पायर का नाम हमने बाद में रखा मौर्यन एम्पायर, यानी उसे मौर्य साम्राज्य कहा गया। तो मौर्य साम्राज्य का जो पहला राजा है वो चंद्रगुप्त था। अब ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश की थी वो किसके बाद की थी। सिकंदर के इन्वेजन के बाद चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को स्थापित किया था। कुछ राइटर ये भी देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से इंस्पायर होकर, यानी सिकंदर से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर उसने नंद वंश का अंत किया था और एक नई एम्पायर इस्टेब्लिश की थी। परंतु हमें हिस्ट्री में ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलते कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साथ कोई मीटिंग की थी या उनके मिलने का हमें कोई एविडेंस मिलता है। सिर्फ ये कहावत के तौर पे ही लेते हैं जिसमें चंद्रगुप्त और मौर्य के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट राइटर नहीं है जो प्रॉपर रूप से ये बताए कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की मीटिंग हुई थी। परंतु जो सिकंदर ने अव्यवस्था फैलाई, राज्य को ख़त्म कर दिया, सैनिक रूप से कई राज्यों को समाप्त कर दिया था, उसका फ़ायदा चंद्रगुप्त ने उठाया। उसे पहाड़ी राजाओं से सेना प्राप्त हुई और नॉर्थ वेस्ट में उसने अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद अपनी सेना को लेकर उसने घनानंद का अंत कर दिया। यानी नंद वंश का राजा था घनानंद, उसको हराया चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे डिफीट किया। तो ये जो कहानी है या इतिहास है ये 326 के बाद, यानी ये 324 और 323 बीसी के आसपास का बनता है। यानी 2-3 साल बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत किया था
और भारत में एक नई एम्पायर जो है मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में चंद्रगुप्त मौर्य आता है। ये हिस्ट्री में फैक्ट है, यानी ये सच है कि सिकंदर के जाने के बाद भारत में एक नई एम्पायर आई थी जिसको हम मौर्यन एम्पायर कह देते हैं। तो जो सिकंदर का भारत में आना होता है उसके कुछ प्रभाव रहे, यानी इससे ग्रीक लोग जो हैं भारत में आने लगे, तो ग्रीक इंडिया के कॉन्टैक्ट जो हैं वो बनने लगे, यानी भारत और ग्रीस के बीच में लिंक बने, यूरोप के बीच में लिंक बने, तो भारत के लोग वहाँ जाने लगे और वहाँ से भी यात्री आने लगे। तो इससे एक सांस्कृतिक लिंक बने और धीरे धीरे बाद में आर्थिक रूप से भी व्यापार में फायदा हुआ होगा। तो ग्रीक जो प्रभाव है वो सिकंदर से भारत में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहला ग्रीक कौन था जो भारत में आया है, तो फर्स्ट ग्रीक जो है अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर जो है पहला ग्रीक था जो भारत में अटैक करने आया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसने जीता था। उसके बाद ये यहाँ से वापस चला गया था और इसने भारत में ज़्यादा प्रभाव, यानी इसके बड़े इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाई देते, बहुत कम इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। इसने स्टार्ट किया है, यानी इसने ग्रीक और इंडिया के जो लिंक हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, यानी उसने संबंध बनाए, लिंक स्थापित किए, संबंध बनाए, और इसका फ़ायदा हमें पोस्ट मौर्यन एज में दिखाई देता है। यानी मौर्यन एज के बाद पोस्ट मौर्य एज में, यानी 200 BC के बाद हमें इंडो ग्रीक कल्चर दिखाई देता है। यानी 200 BC के बाद जो है ग्रीक लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ रहने लगे, उनकी आबादी बढ़ गई और उनका प्रभाव भी बढ़ गया। तो भारत में 200 BC के बाद इंडो ग्रीक इफेक्ट जो है दिखाई देता है। और बाद में यहाँ पर हमें गांधार आर्ट दिखाई देती है, जो गांधार कला के रूप में थी। ये गांधार कला जो है 200 BC के बाद भारत में आई, और गांधार कला जो है इसे हम इंडो ग्रीक आर्ट भी कह देते हैं, यानी भारत और ग्रीक या भारत और यूनानी कला कह देते हैं, जो बाद में प्रभावों से बनती है। तो एक बड़ा इतिहास में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाई देता है सिकंदर के आक्रमण का। तो 326 BC के आसपास उसने भारत में आक्रमण किया है, और उसके आक्रमण का हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पता चलता है। उसके कुछ प्रभाव भी रहे, और उसकी डेथ जो है बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन में उसकी मृत्यु जो है 323 BC में हो जाती है, यानी 324 में पहुंचता है वहाँ, और उसकी डेथ जो है 1 साल बाद यानी 323 BC में हो जाती है। तो सिकंदर का भारत में 326 के आसपास और 325 के बीच में, यानी 326 से 325 के बीच में 1 या 1.5 साल उसका प्रभाव रहा है, जिसने भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित किया था। तो इस लेक्चर में हमने सिकंदर के आक्रमण के बारे में देखा कि कैसे भारत में आया और भारत में किस किस राज्य को उसने पराजित किया। तो ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।